हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुरेश गोदर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल में। आज हम 12th क्लास का मैथमेटिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, सदिश, बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। और वेक्टर अलजेब्रा में हमने 2 क्लासें पीछे कर चुके हैं। यदि कोई बच्चा इस क्लास पर पहली बार आया है तो पीछे वाली 2 क्लासें देख के आए ताकि उनके ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो आज हम शुरुआत करेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है 2 सदिशों का योगफल, यानी कि 2 सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है। और पहला जो लेक्चर हुआ था हमारा, पहले लेक्चर में हमने बहुत सारे सदिश के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी कि सदिश क्या होता है, सदिशों के प्रकार क्या होते हैं, वो सारे डिटेल से हमने पढ़ा था। और यदि कोई बच्चा नहीं पढ़ा है तो वो पहले उस वीडियो को जाकर देखे ताकि उनके समझ में आए 12th क्लास का बच्चा। और उसके बाद में हमने दूसरी क्लास के अंदर जो ये चीज पढ़ी थी कि आई कैप, जे कैप, के कैप के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी कि स्थिति सदिश क्या होता है, मात्रक सदिश क्या होता है, ये इक्वल सदिश क्या होता है, उन सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। तो आज की क्लास में आपको पहले ही बता दूं कि पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। और यदि आपके ये बेसिक समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को आप टच नहीं कर पाओगे। इतने खतरनाक कि यहाँ आने वाले क्वेश्चन है। यदि आपके पास में ये बेसिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे, बेसिक समझ में आएगा तो। और यदि बेसिक नहीं समझोगे तो फिर क्वेश्चन नहीं आप कर पाओगे। इसलिए आज की जो पूरी क्लास है, जितनी भी क्लास होगी उसमें प्योर पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी। पूरा का पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए एक एक चीज बारीक बारीक से बताते हुए और चीज समझाऊंगा। इसलिए आपका पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर होना चाहिए और ताकि आपके ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। तो आज के जो सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, 2 सदिशों का योगफल, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास में लिखा हुआ है कि 2 सदिशों का, यानी कि सदिशों का योगफल, एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी कि आपको 2 सदिशों का योग करना है। अब 2 सदिशों का योग करने के लिए हमारी एनसीईआरटी बुक वाले हैं ना, एनसीईआरटी बुक में तो 2 नियम दे रखे हैं। एक तो दे रखा है त्रिभुज का नियम और एक दे रखा है हमारे समांतर चतुर्भुज का नियम। अब देखो वो काम के तो है नहीं, फिर भी आगे जब 2 सदिशों को हमारे पास में आगे एक टॉपिक आएगा तो वहां पे हम उस चीज को पढ़ेंगे। अभी हमारे कोई काम का नहीं, यदि वो चीज नहीं भी पढ़े तो भी हम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए वो जो नियम है त्रिभुज के नियम और समांतर चतुर्भुज के नियम, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे वाली क्लास में करेंगे हम उस चीज को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि 2 सदिशों का योगफल। क्योंकि हमारा जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम है सदिश बीजगणित। यानी बीजगणित का मतलब मैं आपको बार बार बता रहा हूं, बीजगणित का मतलब होता है जोड़ना, घटाना, भाग लगाना, गुणा करना। ये गणित की कुछ संक्रियाएं होती हैं, उसको बोला जाता है बीजगणित। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सदिशों का योगफल, यानी कि 2 सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है, 2 सदिशों को कैसे घटाया जाता है। इसलिए आपका पूरा का पूरा ध्यान मैं बोर्ड के ऊपर चाहता हूं ताकि आपके पूरा का पूरा क्लियर समझ में आए। तो आज हम सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे पास में ये है कि 2 सदिशों का योगफल। मैं आपको एग्जाम्पल से इस चीज को समझाऊं तो आपको ध्यान देना है। यदि मान लो मैं लिखा कि ए वेक्टर आपके पास में कुछ भी, ये मैं लिख दिया कि ए वेक्टर आपके पास में है कि 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप और माइनस में मैं लिख दिया कि 4 के कैप। इन जनरल आपके पास में एक वेक्टर ले लिया और ये वेक्टर आपके पास में मैं आपको बता चुका हूं पीछे वाली क्लास में कि आई कैप क्या होता है, जे कैप क्या होता है, के कैप क्या होता है। आई कैप इतना सा होता है, एक्स अक्ष की दिशा में एक मात्रक सदिश को आई कैप बोला जाता है। जे कैप क्या होता है, वाई अक्ष की दिशा में एक मात्रक सदिश होता है। के कैप क्या होता है, जेड अक्ष की दिशा में एक मात्रक सदिश होता है। ये मैंने पीछे वाले वीडियो में डिटेल से आपको समझाया था। तो ये हमारे पास में एक वेक्टर है, ए वेक्टर ये है। एग्जाम्पल हमने लिया था, तो इस एग्जाम्पल से आपके समझ में आएगा कि 2 वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है। एक वेक्टर मैंने ले लिया कि बी वेक्टर ले लिया, बी सदिश ले लिया, उसको मैं लिख सकता हूं कि 3 आई कैप, ऐसा ले लिया 3 आई कैप, माइनस में 2 जे कैप और प्लस में ले लिया मैंने 3 के कैप। ये 2 आपके सामने वेक्टर है, ठीक है। पहला वेक्टर ये ले लिया, दूसरा वेक्टर ये ले लिया। अब इन दोनों वेक्टरों को जोड़ना है, आपको दोनों को ऐड करना है। तो सबसे आसान टॉपिक है, टॉपिक तो बिल्कुल ही आसान है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो धीरे धीरे आपको इस चैप्टर में मजा आने लगेगा। और ये चैप्टर समझ में आएगा तो मैं आपको लिख के दे दूं कि जो 11वां चैप्टर है 3D वाला, वो आपके समझ में आएगा। यदि ये समझ नहीं आया तो फिर आगे वाला समझ में कतई नहीं आएगा। इस बात को आप दिमाग में बिठा लेना। तो दोनों सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है, सीधी सिंपल गणित लगानी है। आपको लिखना है कि सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आपने लिख दिया। तो 2 सदिशों को जोड़ना है, तो जोड़ के रूप में लिखा। तो ये पहला वाला सदिश ये है, देख लो, आई कैप यानी कि 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप, ये लिखा 3 जे कैप और माइनस में है 4 के कैप। इसके अंदर आपको जोड़ना है बी वेक्टर। बी वेक्टर ये पूरा का पूरा, ये मैंने प्लस करके ये लिखा कि 3 आई कैप,
3 आई कैप, माइनस में 2 जे कैप, ये लिखा माइनस में 2 जे कैप, और प्लस में क्या है, प्लस में है सर 3 के कैप, ये लिखा 3 के कैप। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ के रूप में हमने लिख दिया, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, इन दोनों वेक्टर को लिखा और इन दोनों वेक्टर को जोड़ के रूप में लिखा। सीधा सिंपल गणित, कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, दोनों को जोड़ना ही है बस। देखो दोनों को जोड़ा कैसे जाता है, ये और ये दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ा तो 2 आई कैप और 3 आई कैप कितना हो गया, 5 आई कैप। कितना हो गया, सीधी सिंपल गणित लगानी, आपको ज्यादा लोड नहीं लेना, सीधा सिंपल जोड़ना है। तो ये हो गया 2 आई कैप और 3 आई कैप, कितना हो गया 5 आई कैप, यह आया सर 5 आई कैप। मैं बोलूं कि 3 जे कैप और माइनस 2 के कैप, 2 जे कैप, यानी कि 3 जे कैप में से 2 जे कैप निकाला तो कितना बचेगा, 1 जे कैप। तो यहाँ पे आपके पास में बचा कि सर प्लस में जे कैप, 1 जे कैप लिखो चाहे जे कैप लिखो, बात है। माइनस 4 के कैप और प्लस में 3 के कैप कितना होता है, -4 और +3 होता है -1, तो -1 के कैप, तो यहाँ पे मैं लिखा माइनस का के कैप। तो सीधा सिंपल आपको ये दोनों को ऐड कर दिया, ये दोनों को हमने ऐड कर दिया। बस इतनी सी 2 सदिशों का योगफल का टॉपिक ये कंप्लीट। 2 सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है, सीधा सिंपल, आपके पास में ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, दोनों को ऐड करना है, तो इस प्रकार आपको ऐड करना है। अब देखो यहीं पे मैं आपको माइनस सिखा दूं कि सर माइनस कैसे आएगा, इसको देखो, इसको कर देते हैं हम थोड़ा सा ऊपर, और यही इसी जगह हम सीख लेते हैं कि 2 वेक्टर को कैसे घटाया जाए। जैसे जोड़ा जाता है वैसे वैसे घटाना है, बस सीधी सिंपल गणित लगानी है इसके अंदर। अब देखो दोनों वेक्टर को कैसे घटाना है। अब की बार मैं निकालना चाहता हूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको घटाएंगे तो ए वेक्टर आपके पास में ये है कि 2 आई कैप, ये लिखा 2 आई कैप, प्लस में है 3 जे कैप, ये लिखा प्लस में 3 जे कैप, और माइनस में है 4 के कैप। इसमें से आपको घटाना है किसको, बी वेक्टर। बी वेक्टर कौन है, 3 जे कैप, ये लिखा 3 आई कैप, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप, ये लिखा 2 जे कैप, और फिर है प्लस में 3 के कैप, ये लिखा प्लस में 3 के कैप। ठीक है, अब इनको आपको घटाना है। अब दोनों को घटाएंगे तो ये इसमें से घटाएगा। आपको गणित इतनी भाई 12th क्लास में हम आगे हैं, तो यदि कोई बार माइनस का निशान है तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो पहले इसको कर लेते हैं हम थोड़ी सी गणित लगा के। ये हो गया 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप माइनस में 4 के कैप, ये माइनस 3 आई कैप, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस में 2 प्लस में 2 जे कैप, ये लिखा प्लस में 2 जे कैप, और ये माइनस हो गया माइनस में 3 जे कैप। ठीक है, अब इस सिंपल गणित लगा लेते हैं। 2 आई कैप माइनस 3 आई कैप कितना हो गया, माइनस का आई कैप, ये आया आपके पास में माइनस का आई कैप, प्लस में 3 जे कैप और प्लस में 2 जे कैप, कितना हो गया 5 जे कैप, तो ये हो गया प्लस में 5 जे कैप, माइनस में 4 के कैप और माइनस में 3 के कैप, कितना हो गया माइनस में 7 के कैप। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपके ये चीज समझ में आई होगी कि सर 2 वेक्टर को कैसे तो जोड़ा जाता है, 2 वेक्टर को कैसे घटाया जाता है। ये सीधा सिंपल है सदिशों का योगफल में। ठीक है, एक त्रिभुज नियम भी आता है, समांतर चतुर्भुज नियम भी आता है, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ये 2 सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है, 2 आप वेक्टर ले लो, उनको जोड़ना है, सीधा सिंपल, आई कैप वाला आई कैप वाले के साथ जुड़ जाएगा, जे कैप वाला जे कैप वाले के साथ जुड़ जाएगा, के कैप वाला के कैप के साथ जुड़ जाएगा, और सेम ऐसे का ऐसे यहाँ करना है। ठीक है, समझ में आई क्या बात। तो ये है 2 सदिशों का योगफल। 2 सदिशों का योगफल ऐसे किया जाता है। अब देखो आगे चलते हैं, मेरे हिसाब से 2 सदिशों का योगफल कैसे किया जाता है ये हमारे समझ में आ गई, और 2 सदिशों को कैसे घटाना है वो भी समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट है कि 2 सदिशों के योगफल से गुणधर्म। अब देखो 2 गुणधर्म है, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, और आज की जो क्लास में है ना वो छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन आगे जाकर बहुत ही बड़े टॉपिक बनने वाले हैं, बहुत बड़े हमारी समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे ये। इसलिए आप छोटे छोटे जो टॉपिक है इनको समझते जाना। ये है कि सदिशों के गुणधर्म, यानी कि सदिशों के योगफल के गुणधर्म। तो सदिशों के योगफल के गुणधर्म 2 गुणधर्म अपने आप में रखता है। 2 गुणधर्म ये होता है, एक तो होता है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमयता। ठीक है, क्रम विनिमयता का नियम है वो क्या होता है कि ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा था कि क्रम विनिमयता का नियम ये होता है क्रम चेंज करके जोड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे एक चीज बोलूं कि ये लिखा 2 प्लस में 3, तो आंसर आएगा कितना 5।
सही बात है। अब इनका क्रम चेंज कर दो, क्रम विनिमेयता का मतलब होता है इनका क्रम चेंज कर दो, 3 को मैं पहले लिख दूं, 2 को बाद में लिख दूं, आंसर तो 5 आएगा। तो इसका मतलब आप इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, क्रम चेंज करके भी जोड़ो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए दो सदिशों का योगफल है वो क्रम विनिमेयता के गुणधर्म को फॉलो करता है। इस बात को दिमाग में बिठाना। दो सदिशों को भैया आपने पीछे वाले देखो, वापस देखूं मैं कि इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, दोनों को इधर उधर लिख के कैसे ही जोड़ो आंसर यही आएगा। तो इसका मतलब इसका आप क्रम चेंज करके आप ऐसे लिखा कि सर बी वेक्टर में मैं ए वेक्टर जोड़ूंगा, बी वेक्टर में मैं ए वेक्टर जोड़ूंगा तो भी आंसर यही आएगा। इस बात को दिमाग में बिठाना। योगफल में इस माइनस में नहीं है, तो इस बात को दिमाग में बिठाना कि ये जो दो सदिशों का जो योगफल है वो क्रम विनिमेयता के नियम को फॉलो करता है। तो यहां पे ये आया कि ए वेक्टर में आप बी वेक्टर जोड़ो चाहे बी वेक्टर में आप ए वेक्टर जोड़ो, बात एक ही होगी। ये बात दिमाग के अंदर बिठाना। ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ो चाहे बी वेक्टर में ए वेक्टर जोड़ो, बात एक ही। यहां से समझ जाओ 2 में 3 जोड़ो चाहे 3 में 2 जोड़ो, बात एक ही। इसलिए इसको बोला जाता है क्रम विनिमेयता के गुणधर्म को फॉलो करता है। कौन? दो सदिशों का मतलब योगफल। एक दूसरा ये आता है कि साहचर्यता। कौन सा आता है? साहचर्यता का जो नियम है वो आता है। ठीक है, साहचर्यता का जो नियम है, साहचर्यता का नियम ये बोलता है, इधर सुनना, आप ए वेक्टर 3 वेक्टर ले लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। साहचर्यता का नियम ये है कि आप इन दोनों को जोड़ के फिर तीसरा जोड़ो या फिर इन दोनों को जोड़ के पहले वाला जोड़ो, बात एक ही होता है। इस बात को भी दिमाग में बिठाना। कैसे? इधर समझो आप, ये चीज मैंने लिखी कि सर मैं लिखा कि 1 + 2 + में 3, ये है कि सर मेरे को आंसर देगा कितना? 6 आंसर देगा। 1 + 2 + 3 आंसर देगा। मैं आपसे बोलूंगी भाई तू इस 1 और 2 को जोड़ के फिर 3 जोड़ ले, 1 और 2 3, 3 और 3 कितना हो गया? 6। या फिर ऐसा कर सकता है 1 + में 2 + में 3, या फिर आगे वाले को जोड़ ले कि 2 और 3 कितना हो? 5, 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो इसका मतलब ये होता है साहचर्यता का नियम। साहचर्यता का नियम उसको बोला जाता है कि पहले 2 वेक्टर को जोड़ के तीसरा वाला वेक्टर जोड़ लो, या फिर दूसरा और तीसरे को जोड़कर फिर पहले वाला जोड़ ले, बात एक ही है। इसलिए जो सदिशों का जो योगफल है वो क्रम विनिमेयता के गुणधर्म को भी फॉलो करता है और साहचर्यता के नियम को भी फॉलो करता है। इस बात को, दो गुणधर्म है, इस बात को आपको दिमाग में बिठाना है। ये 8वीं क्लास की बात है भाई, ये क्रम विनिमेयता साहचर्यता ये 8वीं क्लास में हमने पढ़ा था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दो आपके गुणधर्म अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यानी कि दोनों को जोड़ो, कैसे ही जोड़ो, इन दोनों को 3 को जोड़ने हैं तो पहले 2 को जोड़ लो फिर लास्ट को जोड़ लो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। यहां से आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे आगे वाले टॉपिक पर। ये दो है कि दो सदिशों का योगफल कैसे किया जाता है, और यही हमारी आज की हेडिंग थी। आगे बहुत सारे टॉपिक आएंगे, उसको देखेंगे। तो एक उदाहरण आ गया भाई बीच के अंदर ही, ये उदाहरण कर लेते हैं क्योंकि ये दो सदिशों के योगफल से संबंधित उदाहरण है। जो हमारी एनसीईआरटी बुक 10वां चैप्टर मैथमेटिक्स 12th क्लास में, उसमें 8वां उदाहरण हम करेंगे। 8वां उदाहरण क्या दे रखा है कि आपने अभी जो मैंने पीछे 5-7 मिनट आपको पढ़ाया उस पर आधारित ये है। जैसे मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगा उसके तुरंत बाद उससे संबंधित क्वेश्चन करवा दूंगा। ये हमारा शेड्यूल रहेगा और ये अच्छी तरीके से आपके समझ में आएगा। ये है कि उदाहरण नंबर 8 है कि सदिश ए वेक्टर ये दे रखा है, पूरा सदिश दे रखा है, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। और मात्रक सदिश हम पीछे वाली क्लास में पढ़ के आए हैं, और यदि कोई बच्चा पहली बार इस क्लास को देख रहा है तो उसके ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ मात्रक सदिश निकालना है। तो मैं आपसे बोलूंगी मात्रक सदिश को किससे लिखा जाता है, तो आप तुरंत दिमाग में आएगा सर एक कैप से। किससे लिखा जाता है? एक कैप निकालने का सूत्र याद है कि ए वेक्टर में उसके परिमाण का भाग लगा दो, तो ये हमारे पास में एक मात्रक सदिश आएगा। इस फॉर्मूले को रट जाना, आप चाट जाना, बस दिमाग के अंदर बिठा लेना इसको। ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर के परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, उसका भाग लगाना है, तो इसको बोला जाता है मात्रक सदिश। मात्रक सदिश तो निकालना है, लेकिन कब? जब इन दोनों वेक्टर को जोड़ के, मैं आपसे बोलूंगी 2 वेक्टर को जोड़ूंगा तो वेक्टर ही प्राप्त होगा। भाई बात यह है कि मैं 2 और 3 दो पूर्णांकों को जोड़ूंगा तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार 2 वेक्टर 2 सदिशों को जोड़ेगा तो 2 सदिशों को जोड़ने पर भी एक सदिश प्राप्त होगा। मैं आपको यहां दिखाऊं, ये चीज देखो कि मैंने ए वेक्टर लिया था, बी वेक्टर लिया था, मैं इन दोनों को ऐड किया तो ये भी तो एक वेक्टर प्राप्त हुआ, ये भी तो एक वेक्टर है। तो इस वेक्टर का आपको मात्रक सदिश निकालना है। यहां से मेरे हिसाब से आपके बात समझ में आ रही है। इधर देखो शांति से इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि भाई इन दोनों को पहले बात
क्वेश्चन इतना सा है कि इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद जो सदिश प्राप्त होगा उसका मात्रक सदिश निकालना है बात समझ। तो उसका मात्रक सदिश हम निकालेंगे तो वो पीछे वाली क्लास में सीखा, उसी का ही हम उपयोग करेंगे। तो पहले तो मैं दोनों वेक्टर को जोड़ लेता हूं। दोनों वेक्टर आपके पास में ये है, दोनों वेक्टर आपके पास में ये है कि ए वेक्टर दे रखा है सर मेरे पास में, ए वेक्टर है कि 2 आई कैप प्लस में 2 जे कैप, ये लिखा 2 जे कैप, और माइनस में है 5 के कैप, ये तो है ए वेक्टर। दूसरा बी वेक्टर आपके पास में ये दे रखा है, बी वेक्टर है आपके पास 2 आई कैप प्लस में जे कैप, ये लिखा जे कैप, और प्लस में है 3 के कैप। पहले तो इनको दोनों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो दोनों को ऐड किया तो ये आया सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। पहला वेक्टर क्या है 2 आई कैप, ये लिखा 2 आई कैप, और प्लस में क्या है 2 जे कैप, ये लिखा 2 जे कैप। माइनस में क्या है, माइनस में है सर 5 के कैप। इसके अंदर जोड़ना है किसको, बी वेक्टर। बी वेक्टर कौन है 2 आई कैप प्लस में जे कैप, ये लिखा 2 आई कैप प्लस में जे कैप, और फिर आगे है प्लस में 3 के कैप। इन दोनों को आराम से पीछे वाले अभी थोड़ी देर पहले किया था, इनको ऐड करना है। मैं बोलूंगी 2 आई कैप और 2 आई कैप वाला आई कैप वाले के साथ जुड़ेगा, जे कैप वाला जे कैप वाले के साथ जुड़ेगा, और जो के कैप है वो के कैप वाले के साथ जुड़ेगा। तो 2 आई कैप और 2 आई कैप कितना हो गया सर, 2 आई कैप और 2 आई कैप होता है 4 आई कैप हो गया। 2 जे कैप और 1 जे कैप हो गया कितना 3 जे कैप, ये हो गया 3 जे कैप। माइनस का 5 के कैप और प्लस में है 3 के कैप, कितना हो गया, बेसिक गणित लगाओ तो यह आएगा सर माइनस का 2 के कैप। ये आपके पास में क्या आया, ये आया सर ए वेक्टर और बी वेक्टर का जोड़। यहां देखो ए वेक्टर बी वेक्टर के योगफल, तो दोनों का हमने कर दिया योगफल, और योगफल करने के बाद इसका क्या ज्ञात करना है, मात्रक सदिश। तो आप लाइन क्या लिखोगे, लाइन लिखोगे सर ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, अनुदिश मात्रक सदिश। तो इसके अनुदिश मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, मात्रक सदिश होगा सर हमारे पास में ये चीज समझ में आई कि ये है कि ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, इसमें भाग लगाना है किसका, इसके परिमाण का। तो ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर के परिमाण का भाग लगाना है, ये सूत्र बन गया। ठीक है, जिसका हमें मात्रक सदिश निकालना है, ये क्या है भाई, ये है सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सही है, समझ में आ गया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ही मात्रक सदिश निकालना है। तो इस सदिश में ये कौन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसमें इसके परिमाण का भाग लगाना है। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम इधर करते हैं, जगह बनाते हैं, ताकि हमारे पूरा क्वेश्चन एक ही पेज में आ जाए। अब देखो, अब करते हैं यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आप लोग सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये रहा, अभी निकाला हमने 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 4 आई कैप प्लस में है 3 जे कैप, और क्या है, और है सर माइनस में 2 के कैप। अब मैं आपसे पूछूं, यदि आप पीछे वाली क्लास देख के आए हो तो इसका परिमाण कैसे निकाला जाता है, याद है फॉर्मूला, परिमाण निकालने का फॉर्मूला होता है सर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। आगे आएगा ये फॉर्मूला, लेकिन यही बता दूं कि इनके जो आई कैप के साथ वाला है उसका स्क्वायर कर दो, जे कैप के साथ वाला है उसका स्क्वायर कर दो, और के कैप के साथ वाला है उसका स्क्वायर करके जोड़ना है। तो ये इसका परिमाण आ जाएगा। परिमाण निकालना हमने पीछे वाली क्लास में सीखा था। तो ये आपके पास में आ जाएगा सर 4 का स्क्वायर प्लस में कितना है 3 का स्क्वायर, ये लिखा 3 का स्क्वायर, और माइनस प्लस में है -2 का स्क्वायर, और इसका क्या लेना है रूट, ये ले लिया। तो बेसिक थोड़ी सी कैलकुलेशन कर देते हैं। ऊपर तो सेम चल रहा है, ऊपर वाला सेम चल रहा है, मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं ताकि हमारी जगह बन जाए और एक ही पेज में ये आ जाए। यहाँ कर, अब देखो ऊपर तो हमारे पास में है कि सर 4 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 3 जे कैप, और माइनस में है 2 के कैप, ये लिखा माइनस में 2 के कैप। अपॉन में देखो इसकी एक बार में कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 16 और 4 कितना हो गया 20, 20 और 9 कितना हो गया 29। तो ये हमारे पास में आ गया 29, रूट 29। ठीक है, तो ये आया रूट 29। अब आप इसको
अलग अलग लिख सकते हो या यहीं पे भी छोड़ सकते हो, बात एक ही है। तो आप लिख ही लो भले, कोई गलत नहीं करेगा। तो यह आ जाएगा सर 4 में, प्रॉपर पूरा कर रहे हैं तो पूरा ही कर लेते हैं, 4 में √29 आई केप, और प्लस में है 3/√29 जे केप, और माइनस में है आपके पास में 2 में √29 और जे केप। ये फुल एंड फाइनल आंसर हमारा। ऐसे इस क्वेश्चन को आंसर दें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपके समझ में आई होगी। ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर, ये हमने क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन कब हुआ? जब आपको दो सदिशों को जोड़ना आया, तब दोनों सदिशों को जोड़ना आना चाहिए। और फिर हमारा ये क्वेश्चन हो गया, उदाहरण हो गया 8वां। ये इसका हल ऐसे करना है, घर पे बैठ के दोबारा इसको प्रैक्टिस करनी है। ये हमारा फुल, ठीक है। तो आगे चलते हैं हमारा। अब चलते हैं भाई, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आया है। एक अच्छा टॉपिक हमारे सामने ये आया है। टॉपिक ये है कि एक अदिश से सदिश का गुणनफल, एक अदिश है उसका हमें क्या करना है, एक सदिश से गुणनफल। छोटा सा टॉपिक है, एक पेज में कंप्लीट हो जाएगा। देखो, एक सदिश का एक जो अदिश है, अदिश आप जानते हो, अदिश और सदिश हमने पहले वाले लेक्चर में किया था। अदिश क्या होता है कि अदिश जिसमें दिशा नहीं होती, सर 4 लिख दिया, ये एक अदिश है। संख्या जो होती है ना वो एक अदिश होती है, उसका किसके साथ गुणा करना है, सदिश के साथ गुणा करना है। सीधा सिंपल है। देखो मैं अच्छे तरीके से आपको इस टॉपिक को समझाऊं। इधर देखो आप बोर्ड के ऊपर, छोटे छोटे जो टॉपिक है ना बहुत काम के हैं और आगे जाके बहुत बड़े बनेंगे। यह आपके पास में एक वेक्टर ले लिया मान लो मैं, ठीक है। यह आपके सामने एक वेक्टर ले लिया, ठीक है। अब इसका जो परिमाण है वो परिमाण कितना ले लिया कि सर मैं मान लेता हूं इसका ए वेक्टर, इसको नाम दे दूं पहले तो, ए वेक्टर हो गया। अब इस ए वेक्टर का मेरे को 5 से गुणा करना है। 5 से गुणा करने का मतलब ये है कि ये जो ए वेक्टर है वो 1 और 2 3 इकाई का इसका परिमाण है। जो ए वेक्टर है इसका जो परिमाण है वो 3 इकाई है, ठीक है। अब 3 इकाई इसका जो परिमाण हो गया, मैं आपसे बोलूं कि ए वेक्टर का जो परिमाण है वो है सर 3 इकाई। अब 3 इकाई है तो इसको मेरे को गुणा करना है 4 से। 4 क्या है, अदिश, और ए वेक्टर क्या है, सदिश। ये तो ए वेक्टर तो है सदिश, इसको गुणा करना है 5 से। मान लो 5 से गुणा करना है तो इससे बड़ा होगा, तो इससे बड़ा होगा तो इससे थोड़ा सा, ये लो भाई इतना बड़ा हो गया। अब मैं आपसे बोलूंगी इसको मैंने किससे गुणा किया, मैं आपसे एक चीज बोल दिया कि सर मैंने 5 से गुणा कर दिया किसको, ए वेक्टर को। तो आप किसी भी वेक्टर को, देखो यहाँ पे 5 तो है अदिश, ये लिखा अदिश, और ये जो ए वेक्टर है ये है सदिश। तो एक अदिश से सदिश का गुणनफल किस प्रकार किया जाता है कि आप इसको 5 से गुणा कर सकते हो, आप इसका आधा भी कर सकते हो। देखो आधा कैसे है कि ये चीज लिखी कि मैंने इसको छोटा कर दिया, ये लो भाई था। तो आप ए जो वेक्टर है आपके सामने, कोई सा भी वेक्टर आ जाए उस वेक्टर को आप छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। यानी कि इसका मतलब ये है कि उसको आप किसी भी अदिश राशि से गुणा कर सकते हो। यह आपके पास में दिमाग में होना चाहिए। तो ये एक मैं आपसे उदाहरण देकर समझाऊं तो मैं आपको ये लिखा कि सर ए वेक्टर मैं लिख दिया, ए वेक्टर आपके पास में है कि 2 आई केप, ये लिखा 2 आई केप, और प्लस में लिखा मैंने 5 जे केप, प्लस में 5 जे केप, और माइनस में मैंने लिख दिया कि 8 के केप, ये लिखा। अब ये जो ए वेक्टर है ना ये क्या है, सदिश। ए जो वेक्टर है ये है सदिश। अब इसको करना है अदिश से गुणा। यही तो बोला था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, यानी कि आपको एक सदिश राशि को अदिश से गुणा करना है। ये तो है सदिश, ए वेक्टर क्या है, सदिश। अब इसको मान लो मेरे को निकालना है कि सर 3 ए वेक्टर निकालो। 3 वेक्टर, 3 ए वेक्टर का मतलब क्या है, 3 क्या है, 3 तो है सर अदिश, ए वेक्टर क्या है, सदिश। तो अदिश को सदिश से सीधा सिंपल गुणा कर देना है। इस 3 को, इस ए वेक्टर को ने 2 आई केप प्लस में 5 जे केप, ये लिखा प्लस में 5 जे केप, माइनस में लिखा 8 के केप, इसको सीधा सिंपल गुणा कर देना है। अब सीधा सिंपल अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हो गया 6 आई केप, और ये गुणा हुआ तो 15 जे केप, ये लिखा 15 जे केप, और इसको गुणा किया 8 तरी कितना होता है 24, तो ये हो गया 24 जे केप। इसको सीधा सिंपल ऐसे गुणा होता है। यहाँ ए वेक्टर था,
इस ए वेक्टर को 3 से गुणा कर दिया, सीधा सिंपल। आपको कभी भी बोले कि इसको 6 से गुणा करो तो 6 से गुणा कर देना, 5 से गुणा करना है तो 5 से गुणा कर देना। इतना सा ये टॉपिक है कि एक अदिश से एक सदिश का गुणनफल इतना सा होता है। इस बात को दिमाग में बिठाना। कोई सा भी वेक्टर आ जाए आपके पास में, कोई सा भी वेक्टर आ जाए, उस वेक्टर को आप इस प्रकार गुणा कर सकते हो, किसी भी अदिश राशि से गुणा हो जाता है। और वो होता सारे से ही, आई कैप वाले के साथ वाले से गुणा, जे कैप वाले, के कैप वाले, सबके साथ ये गुणा होता है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ से, ये चीज इतना सा छोटा सा टॉपिक था। तो इस टॉपिक को दिमाग में रखना है कि एक अदिश से एक सदिश को किस प्रकार गुणा किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास प्योर कॉन्सेप्ट पर आधारित है। मैं आपको पहले शुरुआत में बोला था, तो इसको बढ़िया स्किप 1% भी मत करना। यदि स्किप कर दिया तो आपके समझ में कम आएगी, इसलिए पूरी क्लास को देखते रहना। और पिछली जो हमारी जो 2, 4, 5, 7 दिन से मैं डिस्टर्ब था, इसलिए रेगुलर क्लास नहीं आ पाई थी। इसलिए आपको आज से, इस क्लास के बाद आपको रेगुलर रोज 5 बजे आपको 12th क्लास की मैथमेटिक्स की क्लास से हम अपलोड कर देंगे। 5 बजे फिक्स, 5 बजे आपके 12th क्लास की मैथमेटिक्स की क्लास अपलोड कर देंगे। तो आप रेगुलर इस वीडियो पर यानी कि इस चैनल पर बने रहना है आपको। ठीक है, संपूर्ण कोर्स कराएंगे हम लास्ट तक, इसलिए सारे बच्चे अपने फ्रेंड सर्किल में जो भी है 12th क्लास का मैथमेटिक्स का, उस तक आप ये सेशन जरूर मतलब शेयर जरूर कर देना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा ये है कि एक सदिश के घटक। सबसे इंपॉर्टेंट है ये भाई, इस बात को दिमाग में बिठाना। और आगे पूरी की पूरी क्लास इस एक ही टॉपिक पर आधारित होगी। आज ये एक ही टॉपिक करेंगे और टॉपिक का नाम है एक सदिश के घटक। ये क्या होता है? टॉपिक है तो वैसे छोटा, लेकिन इससे जो आगे वाली चीजें कनेक्टेड है ना, वो बहुत ही काम की चीज है। अभी मैं समझाऊंगा आपको क्या करना है कि यहां से जो भी आगे की क्लास होती है इसको कंटिन्यू देखना है, कहीं पे भी मिस मत कर देना, नहीं तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो ये है कि एक सदिश के घटक। अब एक सदिश के घटक क्या चीज होती है, इस बात को समझना है अच्छी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से देखना है। इधर देखो, मैं आपसे ये बोलूं कि एक वेक्टर बना लें। अभी पीछे वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि सर ये होता है क्या, एक्स अक्ष, ये क्या होता है, वाई अक्ष, और ये हमारे पास में हो गया जेड एक्स। अब आपको ये बात दिमाग में बिठाना कि ये जो जेड एक्स है ना, वो यहाँ नहीं होती है, ये बाहर की ओर होती है इधर, क्योंकि हम बाहर की ओर बना नहीं सकते पेपर के अंदर, इसलिए कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे बनाया। तो ये तो है आपके पास में एक्स, और ये है वाई, और ये है हमारे पास में जेड। ठीक है, और किसी भी बिंदु की स्थिति हमने निकालना सीखा था। कोई भी बिंदु है उसकी स्थिति सदिश का पता लगाना हमने पीछे वाली क्लास में सीखा था। अब देखो, मान लो कोई बिंदु है यहाँ पे, ये मान लिया P, ये बिंदु P हो गया। इसके जो निर्देशांक है वो है x1, y1, और z1, ये मान लिया इन जनरल। और यहाँ से A से B, यानी कि मैं आपसे बोलूं कि A से B, O से P तक एक स्थिति सदिश वाला कोई वेक्टर हमने रख दिया, और ये हो गया O वेक्टर। तो ये हो गया OP वेक्टर। OP वेक्टर हमने चीज समझा था कि x1 i के प्लस, यहां तक इस बिंदु तक पहुंचने का रास्ता क्या बनाया था हमने पीछे वाली क्लास में कि सर यहां तक पहुंचा तो x अक्ष पर x1 चला, तो इसका मतलब ये हो गया जो OP वेक्टर है, ये जो OP वेक्टर है ये हो गया x अक्ष की दिशा में कितना चला, x1, और क्या लगाएंगे i कैप, समझ में आया। प्लस में ये हो गया कि y1, और ये हो गया j कैप, प्लस में क्या लगाएंगे, ये हो जाएगा सर z1 और k कैप। यहां तक पहुंचने का रास्ता मेरे हिसाब से आपके पीछे वाली क्लास से समझ में आया है। अब मैं आपसे बोलूंगी एक सदिश, यहाँ जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं। एक सदिश के घटक क्या होते हैं। एक सदिश मैं पहले लिखूं, एक सदिश आपके पास में ये है कि सर ए वेक्टर, मान लो ए वेक्टर आपके पास में ये है कि 3 आई कैप, प्लस में लिखा मैंने 2 जे कैप, और प्लस में लिख दिया मैंने 5 के कैप। ये इन जनरल एक वेक्टर मान लिया। अब ये जो वेक्टर है इसको देखना शांति से। अब इसके 2 घटक होते हैं। घटक का मतलब होता है टुकड़े, अभी समझाऊंगा घटक का मतलब पूर्ण रूप से क्या होता है। घटक के मतलब होता है टुकड़े, यानी कि इसके 2 घटक होते हैं। ये जो वेक्टर है इसके 2 घटक होता है, एक तो होता है अदिश घटक, एक होता है सदिश घटक। अदिश घटक, सदिश घटक क्या होता है, इधर देखो, ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप, शांति से देखना, आई कैप, जे कैप और के कैप के जो आगे लगे हुए होने उसको शांति से आप कोमा लगा के लिखो। तो ये हो गया 3, आई कैप के साथ वाला 3, कोमा, जे कैप के साथ वाला 2, और के कैप के साथ वाला 5। ये जो मैंने लिखा ना, ये इस वेक्टर, इस सदिश के अदिश घटक हो गया। वापस समझो इस बात को, ये मैंने ए वेक्टर ले लिया, ठीक है सर, समझ में आ गया। ए वेक्टर ये जो आई कैप के साथ वाला है 3, जे कैप के साथ वाला है 2,
और के कैप के साथ वाला है कितना 5। तो इनको शांति से आप लिख दो तो ये हो जाएगा आपके पास में अदिश घटक। कौन सा हो जाएगा अदिश घटक। तो इसको बोला जाता है अदिश घटक। दो प्रकार से घटक होते हैं। एक सदिश के कितने घटक होते हैं दो प्रकार से। एक तो होता है अदिश घटक और एक होता है आपके पास में सदिश घटक। अब देखो सदिश घटक कौन है। अदिश का मतलब जिसकी दिशा नहीं है। भाई मैं बोलूंगी 3 गया तो 3 किधर गया, दिशा नहीं लेनी है और 3 के साथ मैं आई कैप लगा दिया तो इसका मतलब सर मैं समझ चुका हूं कि एक्स अक्ष की दिशा में गया कितना 3। और मैं बोलूंगी 2 जे कैप, तो 2 जे कैप का मतलब क्या है कि ये जो जे कैप की दिशा, जे कैप की दिशा कौन सी है, जे कैप की दिशा है सर वाई अक्ष। और वाई अक्ष में कितना गया, वाई अक्ष में गया सर मैं 2, कितना गया 2। तो ये है 2 3 2 5 ले लिया तो दिशा नहीं ली तो इसलिए ये हो गया एक अदिश घटक। और यहां आप इसको लिखो, ये लिखा मैंने 3 आई कैप, कोमा लगा लगा के लिखो 3 आई कैप 2 जे कैप, ये लिखा 2 जे कैप और ये हो गया कोमा लगा के 5 के कैप। मैं आपसे बोलूं कि घटक का मतलब टुकड़े, टुकड़ों में लिख दिया, घटक का मतलब टुकड़े, तो टुकड़ों में लिखा तो दिशा नहीं ली तो अदिश घटक हो गया। अब की बार देखो 3 के साथ दिशा भी ले ली। आई कैप क्या है, एक्स अक्ष की दिशा, एक्स अक्ष की दिशा को बता रहा है, मात्रक सदिश है। तो 2 के साथ भी दिशा ले ली, 5 के साथ भी दिशा ले ली, इसलिए इसको बोलेंगे हम सदिश घटक। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सदिश घटक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ये दो चीज समझ में आई होगी। ये है, एक तो होता है अदिश घटक, एक होता है सदिश घटक। अब देखो अदिश घटक क्या होता है। अदिश घटक हमारे पास में ये चीज है कि सर इसको बोला जाता है अदिश घटक, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष और ये जो है जेड अक्ष, इनकी दिशा में इनके जे कैप के कैप और इनका आपको डायरेक्ट लेना है कि 2 3 ले लिया, सीधा सिंपल 2 ले लिया, 5 ले लिया, उठा लिया, ये इसके घटक हो गए। 2 घटक होते हैं किसी भी सदिश के, कितने घटक होते हैं 2 घटक, हो गया 2 घटक। अब 2 घटक हो गए तो कौन कौन से हो गए कि सर एक तो आपके पास में कौन हो गया अदिश घटक और एक आपके सामने कौन हो गया सदिश घटक। इतना सा ये टॉपिक, बस ज्यादा हार्ड नहीं है। एक तो आपके पास में अदिश घटक है और एक आपके पास में सदिश घटक है, ठीक है। सदिश घटक का मतलब सदिश, दिशा के साथ लिखना है तो दिशा के साथ उठा उठा के लिख दिया। और अदिश का मतलब अब की बार दिशा नहीं लेनी है तो 3 उठा लिया, 2 उठा लिया, 5 उठा लिया। तो आपको प्रत्येक बच्चे को ये चीज समझ में आई होगी। कोई सा भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। मैं एक ऐसे ही रैंडम रफ कार्य के लिए मैं बोलूं कि भाई आपके पास में ए वेक्टर है, कितना है 2 आई कैप, माइनस में 3 जे कैप और प्लस में है मान लो 6 के कैप। अब मैं बोलूंगी इसके अदिश घटक बताना तो आप बोलोगे सर इसके अदिश घटक होगा, वो हो जाएगा अदिश घटक। अदिश घटक हो गया 2 कोमा चिन्ह सहित उठा लो -3, 6, ये तो इसके अदिश घटक हो गए। मैं बोलूंगी इसके सदिश घटक बताना। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको एक वेक्टर दे दे बोल देगी इसके अदिश घटक कौन है, बोल देगी इसके सदिश घटक कौन है। तो यहां से आप सदिश घटक कौन हो गए, सदिश घटक हो गए सर ये 2 आई कैप, ये भी एक घटक है। घटक का मतलब टुकड़ों में तोड़ दिया, आपको परोस दिया कि ये लो भाई। और यहाँ है माइनस का 3 जे कैप और ये हो गया 6 के कैप। मेरे हिसाब से उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके समझ में आई होगी कि एक वेक्टर के 2 घटक होते हैं, अदिश और सदिश। यहां तक इस बात को आप शांति से दिमाग के अंदर बिठाओ कि ये जो टॉपिक है एक सदिश के घटक, इसका रोल अभी मैं बताऊंगा। तो ये अदिश घटक होता है और ये सदिश घटक होता है, ठीक है। अब हमारा जो एक मेन सबसे बढ़िया और अच्छा टॉपिक है जो इस 12th क्लास की मैथमेटिक्स का जो 12वां, ये जो अगला चैप्टर है 11वां, उसमें बहुत काम की चीज होगी। बहुत ही ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं, आप विश्वास नहीं करोगे, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा 3D वाला जो चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति, उसमें बहुत ज्यादा काम आएगा। मैं आज ही आपको लिख के दे दूं, फिर यदि यहाँ चीज आप नहीं सीख पाओगे तो आगे वाले चैप्टर को भूल ही जाना, पढ़ोगे ही नहीं आप। और यदि आज की जो चीज समझ में आ गई तो मैं लिख के दे दूं कि आगे वाला चैप्टर इतना आसान लगेगा आपको, सबसे आसान चैप्टर वही लगेगा। इसलिए 2 चैप्टर कवर हो रहे हैं आज के टॉपिक में से, इसलिए इस टॉपिक को आप हल्के में मत लेना और छोड़ना नहीं है कि ये चीज और नहीं समझ में आए, एक बार समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, लेकिन समझना जरूरी है इस बात को, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक आता है कि सर दिग अनुपात और एक आता है कि दिग कोसाइन। ये आपका नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा जिसमें हम ये चीज पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि दिग अनुपात। कौन सा है, दिग अनुपात। देखो इधर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है दिग अनुपात। दिग अनुपात तथा
दिग कोसाइन, ये क्या है सर, क्या है, अभी समझाते हैं इसका। दिग कोसाइन, इस बात को अभी आपको दिमाग के अंदर फिट करते हैं। डायरेक्ट रेशियो और डायरेक्ट कोसाइन, ये हमारा टॉपिक का नाम है, दिग अनुपात और दिग कोसाइन। ये नया टॉपिक है, ये नया टॉपिक तब भी समझ में आएगा। इससे पहले मैंने आपको क्या चीज पढ़ाई, एक सदिश के घटक, और एक सदिश के जो घटक होते हैं ना, एक अदिश घटक, अदिश घटक को ही दिग अनुपात बोलते हैं। अब आप बोलोगे देखो यहां से चीजें जुड़ना 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 स्टार्ट होगी, लास्ट में जाके आपके समझ में आएगा, अच्छा घुमा फिरा के सर ने बात यहां लाके छोड़ दी। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। तो मैं आपसे इस चीज के लिए बोलूं तो हमारा जो है वो है सर, सबसे पहले मैं पढ़ाता हूं दिग अनुपात। दिग अनुपात समझ में आ जाएगा तो दिग कोसाइन क्या होता है ये भी समझ में आ जाएगा, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आ गया कि दिग अनुपात, दिग अनुपात। अब जो दिग अनुपात होता है ना, ये जो दिग अनुपात होता है, ये आप एक तरीके से देखो तो एक सदिश के जो अदिश घटक लिखे थे ना, आपको मैं पीछे वापस दिखा दूं, एक सदिश के जो अदिश घटक लिखे थे ना ये वाले, इसी को बोला जाता है दिग अनुपात। घुमा फिरा के बात को बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूं मैं, सीधा सिंपल और साधारण भाषा में आपको समझाऊं। तो कोई पूछ ले कि दिग अनुपात क्या होता है तो उनको बताना कि एक सदिश के दो घटक होते हैं, एक सदिश के दो घटक होते हैं, एक अदिश घटक और एक सदिश घटक। तो अदिश जो घटक होता है ना, उस घटक को बोला जाता है दिग अनुपात। सीधा सिंपल दिमाग में बिठा लें एक बार में। तो यहां से मेरे चीज समझ में आई कि ये जो सर दिग अनुपात होते हैं ना, ये दिग अनुपात है वो एक सदिश घटक है, अदिश, कौन से, अदिश, अदिश घटक को ही दिग अनुपात बोलते हैं, अदिश घटक को ही क्या बोलते हैं, दिग अनुपात। लेकिन इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। स्पेशल नाम ये है कि पहले वाले को ए दे दिया, दूसरे वाले को बी दे दिया, तीसरे वाले को सी दे दिया दिग अनुपात को। क्योंकि हम मैथमेटिक्स वाले आदमी हैं, वो नाम देने में बहुत बड़े माहिर हैं, किसी भी चीज को कुछ भी नाम दे सकते हैं कि मानना कि इसका नाम ये है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स वाले कुछ भी किसी को कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहां पे हम क्या देंगे कि दिग अनुपात को नाम दे दिया ए बी और सी, ए बी और सी। तो मैं आपसे इस पीछे वाले पेज पे वापस ले जाऊं तो आपके मान लेते हैं, इस चीज को छोड़ो, इसको समझते हैं। इसको समझा तो ओपी वेक्टर, ये ओपी वेक्टर आपके सामने ये है, तो मैं इस आगे वाले पेज में ये चीज लिखूं। और इस चीज को लिखने के लिए मैं एक काम करता हूं, इसको चलो यहीं से समझा देता हूं। ए वेक्टर आपके पास में पीछे वाले का लिखा मैंने ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर है x1 i कैप प्लस में y1 j कैप और प्लस में z1 k कैप, यहां तक से। तो मैं अब आपसे बोलूंगी दिग अनुपात क्या होता है, तो आप बोलोगे सर अभी समझाया, दिग अनुपात का मतलब होता है अदिश घटक। तो इसके अदिश घटक कौन हो गए, x1 y1 और z1। इसी को नाम दिया कि a क्या हो जाएगा सर, a हो जाएगा आपके पास में क्या, देखो ये हो जाएगा सर, a हो गया वो हो गया x1, ठीक है, b क्या हो गया, b हो गया सर y1, c क्या हो गया, c हो गया z1। तो इसको बोला जाता है अदिश घटक। मैं यहां लिख देता हूं, ये आपके पास में अदिश घटक है। और अदिश घटक का चैप्टर क्लोज, बस इतना सा ध्यान रखना है। अदिश घटक इतना ये है, छोटा सा टॉपिक है। अदिश घटक किसको बोलते हैं, मतलब दिग अनुपात, दिग अनुपात किसको बोलते हैं, दिग अनुपात बोलेंगे अदिश घटक। अदिश घटक हम पीछे वाले चीज में सीख चुके हैं कि अदिश घटक क्या होता है। एक्स अक्ष ये आई कैप, जे कैप और के कैप के आगे जो लिखा है उनको शांतिपूर्ण तरीके से टुकड़ों में परोस दो तो उसको बोला जाता है अदिश घटक। अदिश घटक को ही दिग अनुपात बोलेंगे। है बात समझ में, ये चीज मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके समझ में आई होगी। अब आता है कि सर दिग कोसाइन, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपका जो सोचने की जो क्षमता है ना उसको थोड़ा मजबूत बनाना, क्योंकि 3D में कार्य चलेगा पूरा। 3D में हम यहाँ पेपर हम पर बना नहीं सकते, इसलिए इसको थोड़ा सा सोचना है, इमेजिन करना है, आपको कल्पना करनी है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो 3D में हम चलते हैं, इस बात को थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं और इस दिग कोसाइन को मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देख तो बोर्ड के ऊपर देखते रहना, यही है सबसे अच्छा और बढ़िया टॉपिक दिग कोसाइन। और दिग कोसाइन समझोगे तो आपको ऐसे फील आएगा, हाँ आज एक अच्छा और बढ़िया टॉपिक हम सीखे हैं। और इसको फील करवाऊंगा मैं आपको लास्ट तक, दिल की गहराई तक आपको इस चीज को, इस टॉपिक को फील कराऊंगा। ऐसा नहीं कि रटाएंगे, नहीं कि रटा मार लो, मैं भी 1 मिनट में आपको इसके फॉर्मूले बता दूं और कहीं पे भी नहीं अटकोगे, पूरी 12th पास भी कर लोगे, नंबर भी आ जाएंगे 100 में से 100।
लेकिन इस टॉपिक क्या है इसको हम फील करेंगे, वो है असली पढ़ाई, उसमें मजा आता है पढ़ने में। बाकी इसके फॉर्मूले मैं लिखा है 3 फॉर्मूले आए कहां से वो निकाल के हम सीखेंगे, तब जाके मजा आएगा। अब देखो इधर मैं आपको 3D की बात करूं तो पहले सबसे पहले ये चीज बनाई कि ए वेक्टर ये है, ठीक है, एक वेक्टर इधर ले लिया, ये हो गया x1, ये मतलब x अक्स, और ये हो गया आपके पास में y अक्स, और ये हो गया z अक्स। अब देखो ये z अक्स है ना, वो इधर नहीं है, इस बात को दिमाग में बिठाना, z अक्स होता एकदम बाहर की ओर, ये जो पेन दिख रहा है ना ये z अक्स है। अब इसको हम बना नहीं सकते, बाहर बनाए कैसे, इसलिए इस z अक्स को ऐसे सुला दिया, इधर है ये z। तो कल्पना आपके दिमाग में ये जो इमेजिंग है ना, इस बात को रखना कि ये जो लाइन है ना ये उठी हुई है बाहर की साइड में, तब आपके ये चीज समझ में आएगी। अब मैं बोला कि सर इस चीज को कि मान लेते हूं कि यहाँ पे कोई P वेक्टर है, ये हो गया P कोई बिंदु है, अब इस बिंदु तक जाना है। अब इस बिंदु के जो निर्देशांक है वो है हमारे पास में, पीछे वाले ले लेते हैं x1, y1, z1, यहाँ तक मेरे समझ में। अब मैं इसको O से इसको मिलाने वाली जो स्थिति सदिश है ये निकालना जानता हूं सर, पीछे वाली क्लास में यहाँ तक ये चीज सीखी थी। ये है हमारे पास में O, तो OP वेक्टर क्या हो जाएगा, ये चीज आपने सीखी थी, पीछे वाले में भी लिखा था। और ये देखो OP वेक्टर, यही है इधर वाला, ये है OP वेक्टर। अब इस OP वेक्टर के अंदर क्या होता है कि इधर सुनना, एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो इधर, अब देखो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है वो बाहर की ओर है। अब ये लाइन किसकी है, ये लाइन है सर कौन सी, z अक्स। कौन सी है, z। मैं लिख भी देता हूं, ये तो है x, ये है y और ये है z। अब यहाँ नहीं है तो कल्पना करना कि यहाँ है, ठीक है। अब मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि ये जो लाइन है ना OP वेक्टर, ये OP वेक्टर यहाँ नहीं है, क्यों, क्योंकि आप x अक्स की दिशा में जाओगे, फिर y अक्स की दिशा में जाओगे, तो बाहर की तरफ z अक्स की दिशा में जाओगे, तो ये जो बिंदु है वो बिंदु यहाँ नहीं है, यहाँ पे हवा में ये बिंदु यहाँ है बैठा हुआ है। इस बात को दिमाग में, तभी आपको बोला कि कल्पना थोड़ी मजबूत रखना, ताकि आपके ये पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। x अक्स में चला कितना x1, y अक्स की दिशा में चला कितना y1, अब z अक्स की दिशा में चला ही नहीं भाई, यहाँ आकर बैठ गया, ये बिंदु यहाँ है, तो z अक्स की दिशा में कहाँ चले, इसलिए आप z अक्स की दिशा में बाहर की तरफ आए, तो ये जो बिंदु है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ है, कल्पना हो गई, ये लाइन यहाँ है, इस बात को दिमाग में बिठाना। और ये जो बिंदु है वो बिंदु यहाँ बाहर है, हवा के अंदर है, यहाँ है, 3D में इमेजिंग करने की कोशिश करना है। तो ये जो बिंदु है वो बाहर है, ठीक है सर, मेरे ये चीज समझ में आ गई। ये कौन सी लाइन है, तो आप बोलोगे सर ये तो है z अक्स, हो गई z अक्स। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, मैं बना के आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं, ताकि उम्मीद करूंगा कि ये टॉपिक आपके समझ में आए। ये जो लाइन है वो तो है सर z अक्स, ठीक है। और ये कौन है, ये है सर OP वेक्टर, क्योंकि आप बोलोगे सर OP वेक्टर यहाँ है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ OP वेक्टर यहाँ है नहीं, क्योंकि हम बना नहीं सकते, हवा में कहाँ बनाऊं भाई मैं, ये जो बिंदु है ना वो यहाँ है हवा में, 3D में इमेजिंग करना, तो ये बिंदु यहाँ है, तो OP वेक्टर ये है, ये वाला OP वेक्टर है ये, और ये है हमारे पास में z अक्स, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये है OP वेक्टर यहाँ बाहर, तो OP वेक्टर है तो ये x अक्स के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। यहाँ जो OP वेक्टर है ये x अक्स के साथ कोण बना रहा है, ठीक है सर। क्या y अक्स के साथ कोण बना रहा है, ये जो x अक्स के साथ कोण बना रहा है, अभी थोड़ी देर बाद में इसको अल्फा नाम देंगे। और ये जो y अक्स के साथ एंगल बना रहा है, इधर देखो y अक्स के साथ जो एंगल बना रहा है इसको थोड़ी देर बाद में हम बीटा नाम देंगे, बना रहा है। अब यहाँ देखो z अक्स के साथ बना रहा है, आप बोलो सर कहाँ बना रहा है, देखो इधर मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँ तो यहाँ एक एंगल बनेगा, और ये जो एंगल है ये तो है बाहर की ओर z अक्स, और ये है OP वेक्टर, इनके बीच में जो एंगल बनेगा, तो इसको शांति से समझने की कोशिश करना है कि ये जो है x अक्स, ये जो x अक्स और इस OP वेक्टर के बीच में अल्फा कोण बनेगा, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास में कौन, OP वेक्टर, और ये जो OP वेक्टर है वो z अक्स के साथ, z इस y अक्स के साथ बनाएगा अल्फा और बीटा कोण, क्या बनाएगा, बीटा। अब यहाँ जो z अक्स है ये z अक्स के साथ एंगल बनाएगा, इतना बड़ा सर, इतना बड़ा है ही नहीं भाई, मैं बोलूँ कि कहाँ है इतना बड़ा, ये लाइन यहाँ थोड़ी है, ये तो लाइन यहाँ है, इधर हवा में है ना, और ये लाइन भी इधर हवा में, तो छोटा सा ही कोण बनेगा, दिखने में बड़ा दिख रहा है, छोटा है कोण बिल्कुल 90 डिग्री से भी छोटा, अल्फा बीटा, और ये हो गया गामा। तो 3 एंगल बने, तो ये जो एंगल बने 3, आपने स्थिति सदिश के बारे में पढ़ा, स्थिति सदिश है वो x अक्स के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाएगी, ये दिमाग में बैठ गया होगा, आप कल्पना कर सकते हो। बाकी यहाँ हम कैसे बनाए यही चीज समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हमने ये चीज सीखी कि x अक्स के साथ एक एंगल बनाएगा, उसको नाम देना है अल्फा, नाम देने में हम माहिर है, यहाँ दे दिया अल्फा। y अक्स के साथ एंगल बनाएगी कौन, ये जो OP वेक्टर है इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो OP वेक्टर है वो y अक्स के साथ एंगल बनाएगी, तो उसको नाम दे दिया बीटा, और z अक्स के साथ एंगल बनाएगी तो उसको हमने नाम दे दिया गामा। और ये जो एंगल है ना, एंगल
इसके आप लगा दो कोस। क्या लगा दो? कोस। उसी को बोला जाता है कोसाइन, दिक कोसाइन। क्योंकि आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था कोस थीटा। क्या पढ़ा था? कोस थीटा। अब कोस थीटा का फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है कोसाइन। ये होता है फुल फॉर्म, कोसाइन होता है, और हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं कोस। ये कोसाइन, यही है कोसाइन, तो इसको बोला जाता है कोसाइन। तो दिक कोसाइन क्या होता है? अब हम वापस समझे सर, पूरा एकदम खिचड़ी बन गई, तो वापस समझाने की कोशिश करूं कि दिक कोसाइन क्या होता है। दिक कोसाइन वो होता है कि सर जो स्थिति सदिश है वो एक्स अक्ष के साथ एल्फा कोण बना रही है, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बना रही है, और जेड अक्ष के साथ क्या कोण बना रही है? वो गामा कोण बना रही है। तो उनका आप कोस ले लो। क्या लगा लो? कोस है। उसका कोस लेोगे तो वो हो जाएगा दिक कोसाइन। ठीक है, अब मैं लिख के आपको बताऊं इस चीज को, तो यह चीज समझने की पूरी कोशिश करें। मैं आपसे बोलूं कि ये चीज के स्थिति सदिश, कौन? स्थिति सदिश, स्थिति सदिश का एक्स अक्ष के साथ कोण। तो स्थिति सदिश का एक्स अक्ष के साथ जो कोण है वो कोण हो गया हमारे पास में कौन? एल्फा। ये एल्फा। अब मैं एक और बात लिखूं तो ये बात लिखी कि स्थिति सदिश, वापस लिख रहा हूं, 3 चीजें लिख रहा हूं, उसको समझ। स्थिति सदिश का y अक्ष के साथ कोण, y अक्ष के साथ कोण, y अक्ष के साथ जो कोण होगा उसको नाम क्या दिया हमने? बीटा। ये हो गया सर बीटा। ठीक है, अब एक और लास्ट बात बची है। लास्ट बात क्या है कि सर स्थिति सदिश का, स्थिति सदिश का जेड एक्स के साथ, किसके साथ? जेड एक्स के साथ, जेड एक्स के साथ कोण, जेड एक्स के साथ कोण क्या हो गया? ये हो गया सर हमारे पास में गामा। ये हो, यहां तक मेरे हिसाब से आपके चीज समझ में आई होगी कि अब इनके क्या ले लेना है आपको? कोस, तो वही होता है दिग कोसाइन। इतना सा ध्यान रखना है आपको। दिग अनुपात क्या होता है? दिग अनुपात होता है सर हमारे पास में एक सदिश के 2 घटक होते हैं। एक होता है एदिश, वो एदिश घटक ही दिग अनुपात कहते हैं। और दिग कोसाइन क्या होता है कि सर स्थिति सदिश, कौन? स्थिति सदिश एक्स अक्ष के साथ एल्फा कोण बना रही है, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बना रही है, जेड एक्स के साथ गामा कोण बना रही है, तो उसका आप ले लो कोस। तो ये चीज आपके पास में हो जाएगी कौन? यहां मैं चीज सीखूं तो यहां पे आप लिखा कि ये कोस एल्फा, ये हो गया कोस एल्फा, कोस बीटा, ये लिखा कोस बीटा। कोस लेना है आपको, ये जो एंगल बना रहे उसके आगे कोस लगा दो, उसका कोस ले लो, तो ये हो जाएगी सर कोस गामा। ये हो गया कोस गामा। और ये जो चीज निकल के आई यही हमारी सबसे प्यारी और सुंदर चीज है। ये देखो, ये होता है, कई बच्चों के बहुत सारा भ्रम होता है कि सर दिग अनुपात, दिग कोसाइन टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो ये है दिग अनुपात और दिग कोसाइन। तो कोसाइन इसका ले लिया कोस, ये हो गया दिग कोसाइन। ठीक है, अब हम नामकरण करने में बड़े माहिर हैं, फिर भी कि इनका भी नामकरण कर दिया। अब इनका नामकरण क्यों कर रहे हैं आपके बच्चों के समझ में आएगा कम कि सर इनके नामकरण कम क्यों कर रहे हैं। अब कोई बोलेगा कि दिग अनुपात बताओ, तो इतना बड़ा कौन बोलेगा? आई कैप के साथ वाले को ए बोला, डायरेक्ट ए बी और सी दे दो। तो सेम इधर है, इनका भी हमने नामकरण किया, तो इनका नामकरण ये है कि इसको बोला जाता है एल, एम और एन। ये छोटे नाम करती है। अब कहीं पे भी आगे मैं बताऊं, देखो छोटी छोटी चीजें बहुत कनेक्टेड होगी आगे। एल किसको बोला? एल बोला कोस थीटा, कोस एल्फा को, कोस बीटा को एम, कोस गामा को एन। तो ये छोटे नाम हो गए। अब कहीं पे भी आगे जो प्रश्नावली है, आगे के जो चैप्टर है, उसमें कहीं पे भी एल लिखा हुआ मिले तो तुरंत समझ जाना है क्या है? कोस एल्फा। कहीं पे भी एल एम लिखा हुआ मिले तो कोस बीटा, एन लिखा हुआ मिले तो कोस गामा। ये है छोटे नामकरण मैंने इसके कर दिए। और यही सारी एनसीईआरटी बुक और सब बुकों में यही एक स्टैंडर्ड जो नाम है वो चलते हैं। इसको एल्फा नाम दे दिया, बीटा यानी कि एल्फा बीटा और गामा, इसके लगा दो कोस, तो हो गया दिग कोसाइन। और इसको एक स्पेशल नाम दे दिया क्या? एल, एम और एन। ये चीज है। ठीक है, अब आगे की एक चीज मैं आपको और समझाने का पूरा प्रयास करूं तो एक छोटा सा इसी चीज को कनेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से सर इसके मान निकालो, कोस एल्फा, कोस बीटा और कोस गामा के मान निकाल के बता रहा हूं। बहुत ही अच्छा डेरिवेशन करवाएंगे, सारे बच्चों का ध्यान
ओड के ऊपर होना चाहिए। तो अगली जो बात ये आती है, अगली बात इधर देखना कि एक सर मैंने वापस में बनूं, ये तो है सर थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, एक्स अक्स, ये है सर वाई अक्स और ये है हमारा जेड अक्स। ठीक है, यहां तक ये तो है एक्स अक्स, वाई अक्स और जेड अक्स। यहां कोई बिंदु मान लिया, यहां भी ठीक है पी, उस बिंदु पी के निर्देशांक वही ले लेते हैं x1, y1, z। ठीक है, यहां बिंदु है O, तो O से P को मिलाने वाला एक स्थिति सदिश हो जाएगा। O से किसको, P से, O से P तक मिलाने वाला एक स्थिति सदिश, ये हो। ठीक है, ये हमारे पास में OP वेक्टर हो गया। अब मैं लिखूं कि OP वेक्टर, OP वेक्टर, अब OP वेक्टर क्या हो गया, OP वेक्टर हो गया सर x1 i कैप लगा दो उसके साथ, प्लस में y1 j कैप लगा दो, प्लस में z1 और ये हो गया k। ठीक है, ये स्थिति सदिश हो गया। अब स्थिति सदिश हो गया तो मैं आपको बोलूं कि अभी थोड़ी देर पीछे वाले पेज में हमने किया था कोस एल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, इसके मान निकाल के बताते हैं। अब देखो इसके मान कैसे निकलते हैं, मैं आपको एक चीज वापस समझाऊं तो ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पड़ी हुई नहीं है, यहाँ एकदम थोड़ी बहुत उठी हुई है, तो यहाँ ये लाइन यहाँ पे, इस लाइन यहाँ पे है, तो ये देखो एक्स अक्ष पर एक लंब डाल दिया। एक्स अक्ष पर यदि मैं लंब डालूंगा तो यहां से देखना, ये जो लंब है इधर देखना, थोड़ा सा आपके पूरा समझाऊं तो ये जो लाइन है ये ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर यहाँ है, यहाँ नहीं है, ओपी वेक्टर यहाँ है। अब इस ओपी वेक्टर से आप एक्स अक्ष पर लंब डाल दिया, ये देखो ओपी वेक्टर पर एक्स अक्ष पर क्या डाल दिया आपने, लंब डाल दिया लंब। अब लंब डाल दिया तो यहाँ कितना डिग्री का एंगल बन गया, तो आप बोलोगे सर ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब जैसे ही 90 डिग्री का एंगल बना तो यहाँ कोण कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो स्थिति सदिश है, ये जो स्थिति सदिश है ये एक्स अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, मतलब कैसा कोण बना रही है, तो आप बोलोगे सर ये तो एल्फा बना रही है। कितना बना रही है, एल्फा। अब एल्फा यहाँ कोण है, मेन एंगल यहाँ कार्य कर रहा है, तो आठवीं क्लास में ये मतलब आठवीं प्रश्नावली में पढ़ा था, 10वीं क्लास में मेन एंगल यहाँ कार्य कर रहा है, तो ये लंब हो जाएगा, ये हो गया सर लंब। छोटा सा डेरिवेशन करवा रहा हूं मैं, फॉर्मूले कैसे आया ये चीज सिखा रहा हूं, फॉर्मूले लिख नहीं रहा हूं डायरेक्ट की रटा मार लो, मैं समझा रहा हूं कि ये फॉर्मूले आया कहां से। ठीक है, तो ये लंब हो गया, तो ये कौन होगा, ये आधार होगा सर, और ये कौन होगा, ये कर्ण होगा। ठीक है सर, ये चीज मेरे समझ में आ गई। अब मैं बोलूं कि मैं निकालना चाहता हूं कोस एल्फा, कोस एल्फा, कोस क्या होता है आठी, ये जो 10वीं क्लास में एल ए एल बट्टा के ए, त्रिकोणमिति कहीं पीछा नहीं छोड़ेगी, बहुत जगह काम आती है। तो ये कोस क्या होता है, ये होता है सर आधार बट्टा कर्ण, तो यहाँ हो गया आधार बट्टा कर्ण। अब मैं आपसे बोलूं कि बता भाई इस डायग्राम में आधार कौन है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चला, x1, यहां से यहां तक x1 दूरी चला, तो ये चीज समझ में आई कि सर यहां से लेके यहां तक ये x1 दूरी चला, तो आधार हो गया x1। कौन हो गया, x1 अपॉन, मैं बोलूं कि अपॉन है कर्ण। बताओ ये कर्ण, कर्ण क्या है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो दूरी है, कौन सी क्लास, 11वीं क्लास में सीखा था 3D के अंदर। दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी सूत्र से यदि आप निकालोगे, तो दूरी सूत्र से यदि आप निकालोगे तो ये दूरी आएगी x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर प्लस में z1 का स्क्वायर। ये बच्चे यदि कोई अच्छी तरीके से सीखा है तो ये उसके बिल्कुल ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो कर्ण हमारे पास में हो गया। ये आपके कई बच्चों के ये डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा, सर ये डेरिवेशन कैसे किया आपने, सूत्र का व्युत्पन्न कैसे किया, तो उसको जो लास्ट में मैं रामबाण दूंगा उसको याद करना है। बाकी जो बहुत ही अच्छे हैं, गणित से आगे बढ़ना चाहता है, तो उनके लिए ये काम किया। बाकी एनसीईआरटी बुक वाले कोई टीचर इसको बहुत ही कम करवाते हैं कि कहाँ से ये फॉर्मूला हुआ, तो ये चीज कई बच्चों के कम समझ में आई है कि सर ओपी वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, ओपी वेक्टर की लंबाई कितनी होगी। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाले, यहाँ इस बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है सर 0,0,0 ये होता है। अब इनके बीच की दूरी निकालेगा तो ये आएगा। ठीक है, तो यहां तक मेरे चीज ये समझ में आई कि सर x1 अपॉन में क्या है, कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण है सर x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर प्लस में z1 का स्क्वायर। ये आपके पास में क्या आ गया, ये चीज। ठीक है, इसी प्रकार मैं दूसरा डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, इसी प्रकार क्या है सर, ये चीज भी समझो। तो इसी प्रकार ये है कि यदि इधर देखो, यदि आपके पास में ओपी वेक्टर यहाँ है, ओपी वेक्टर यहाँ है, तो इससे तू y अक्ष पर लंब डालेगा तो यही बात होगी। तो यहाँ y अक्ष पर लंब डाल देगा तो ये हो जाएगा कोस एल्फा और ये हो गया बीटा।
अब कोस बीटा क्या हो जाएगा, x1 की जगह आ जाएगा y1 अपॉन में सेम चीज चलेगी x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर प्लस में z1 का स्क्वायर। उसके बाद में तथा तीसरा जो कौन है, ये आ जाएगा सर कोस गामा। अब कोस गामा कौन सा आ जाएगा, z1 आ गया, यहाँ आ गया z1 अपॉन में ये चीज आ जाएगी x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर प्लस में z1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूले निकल के आ गए। तो अब लास्ट में जो फॉर्मूले हैं वो याद ये रखना है कि कोस एल्फा x1 अपॉन में ये होता है, कोस बीटा y1 अपॉन में ये होता है, कोस गामा z1 अपॉन में ये होता है। तो लास्ट में फॉर्मूले याद करना है आपको, ये फॉर्मूले से आगे काम होंगे, ये फॉर्मूले एक तरीके से। अब मैं आपसे एक चीज बोलूं, सुनना बात को, देखो अब कनेक्ट करेंगे, अब आपको दिल को जो शांति है ना वो अब मिलेगी कि सर हाँ अब समझ में आई ये बात। इधर सुनना बात है, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला, x1 को क्या नाम दिया भाई, तो आप बोलोगे सर एक काम करो हम भूल गए हैं, तो यहां देखो x1 को क्या नाम दिया a, y1 को क्या नाम दिया b और z1 को क्या नाम दिया c। अब आपको ये बात कन्फर्म होनी चाहिए कि x1 y1 z1 क्या है, i कैप के साथ वाला, j कैप के साथ वाला, k कैप के साथ वाला, ये समझ में आई क्या बात। अब इसी का नामकरण कर दिया a b c, तो क्या मैं यहाँ पे इस x1 को, क्या मैं इस x1 को दूसरे पेन से लिखूं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्या मैं इस x1 को क्या लिख सकता हूं, a लिख सकता हूं सर, बिल्कुल सही बात, a लिख दिया। अब सेम यहाँ पे x1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर, ये नया फॉर्मूला। आप कोस एल्फा लिखो, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब सेम यहाँ पे ये आ जाएगा, y1 को क्या नाम दिया था सर b अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। सेम इधर z1 को क्या नाम दिया c, तो ये हो गया c। एक और रिजल्ट निकाल के बता सकता हूं लेकिन वो काम का नहीं है, फिर भी कभी टाइम मिलेगा तो बताऊंगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, यहां तक ये चीज, ठीक है। अब लास्ट में आपको रामबाण क्या दिया सर, रामबाण ये है कि सर कोस एल्फा को क्या लिख सकता हूं, कोस एल्फा को नाम दिया था अभी एल, कोस बीटा को क्या नाम दिया था, कोस बीटा को दिया था एल एम, ये नाम दिया था। कोस गामा को क्या नाम दिया था, कोस गामा को सर नाम दिया था, क्या नाम दिया था, ये एल एम और एन, ये नाम दिया था, ठीक है। ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि कैसे इस पर कार्य करना है, ठीक है, ये बात है। अब एक लास्ट में एक सूत्र ये आता है कि यदि एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर और एन का स्क्वायर यदि हम कर दें तो उसका मान हमेशा एक आता है। अब आप बोलो कैसे, करके देख लो भाई, इसका स्क्वायर कर लेना, इसका स्क्वायर कर लेना, इसका स्क्वायर करना, तीनों को जोड़ना है, तो वहां पे एक फॉर्मूला आ जाता है कि सर एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर इक्वल में आता है एक। इस बात को दिमाग के अंदर फिट कर लेना बात को, क्योंकि अभी ये फॉर्मूला काम में नहीं आएगा, अभी ये फॉर्मूला काम में नहीं आएगा, फिर आगे कहीं काम में आएगा, जरूरत पड़ेगी तो ये हो गया। या फिर इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर, या हम ऐसे बात लिख सकते हैं इसको कि सर एल को क्या लिखा, एल को लिखा कि कोस स्क्वायर एल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर गामा, तो इन सब का मान कितना होता है, इन सब का मान भी एक होता है, ठीक है। इन तीनों का स्क्वायर करके यदि जोड़ दें तो एक आता है। देखो आपको घर पे बैठ के क्या करना है, यदि लास्ट तक कोई वीडियो देखा है तो उसको क्या काम करना है, इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करना, तीनों को जोड़ना, एक ही आएगा, करके देख लेना पहले यहाँ, ठीक है। तो लास्ट में हमारे ये चीज, ये यहां तक हम पहुंचे, तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि एल का मान ये होता है और ये सूत्र है। अब मैं आपसे पूछूं कि बता एल क्या है, तो आप बोलोगे सर दिक कोसाइन, क्या नाम दिया था, दिक कोसाइन। और ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट ये क्या है, ये है सर दिग अनुपात, क्या है, दिग, ए बी सी तो क्या है दिग अनुपात, और एल क्या है दिग कोसाइन। तो दिग कोसाइन और दिग अनुपात में रिलेशन आ गया है। जब आपके पास में दिग अनुपात होगा, जब आपके पास में दिग अनुपात होगा तो दिग ये कोसाइन निकाल सकता है, और दिग कोसाइन होगा तो दिग अनुपात निकाल सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कराएंगे तो वहां चीजें ये समझ में आएगी, लेकिन यहां तक आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ जो पूरी चीजें सर हमारे तो खिचड़ी हो गई, किसको क्या बोल रहे हो, किसको क्या बोल रहे हो। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले, लास्ट 5-7 मिनट की क्लास होगी तो उसमें हम ये चीज हमारे पूरी के सर हो गया सेट, ठीक है। तो यहां से इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक पेज हम ले लेते हैं। यहां देखो एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया ऐसे ही, ठीक है। एग्जाम्पल ये लिया कि ए वेक्टर है, फटाफट कर लेते हैं। ए वेक्टर मैंने दे दिया कि भाई 3 आई कैप, ये लिखा 3 आई कैप, प्लस में 2 जे कैप, ये लिखा 2 जे कैप, और प्लस में लिख दिया मैंने 6 के कैप, ये लिखा।
अब मैं यहां पूछ रहा हूं कि भाई दिग अनुपात बता, क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं हम यही टॉपिक, दिग अनुपात बता। एग्जाम में सवाल आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिग अनुपात बताना है, दिग अनुपात बताना है, ये पूछ लिया। और दिग कोसाइन बताना है, दिग कोसाइन बताना है। अब देखो यहां से चीज कौन कौन सी चीजें काम की है और कौन कौन सी चीजें काम की नहीं है, यहां से समझ में आएगा। अब देखो यहां इस क्वेश्चन में मान लो आपको ए वेक्टर दे दिया, ठीक है। अब इस ए वेक्टर में आपको पूछ लिया कि दिग अनुपात बता, दिग कोसाइन बता। तो दिग अनुपात क्या बताया था, दिग अनुपात होता है सर अदिश घटक। तो यहां से मैं चीज आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहां आप लिखोगे कि सर दिग अनुपात, दिग अनुपात। अब दिग अनुपात कौन से होगी, दिग अनुपात ये होगी कि सर इनके साथ में जो लिखे हैं उनको शांति से एक एक करके कोमा लगा लगा के लिख दो। आई कैप के साथ वाला 3 कोमा, जे कैप के साथ वाला 2 कोमा, के कैप के साथ वाला 6। तो ये तो हो गया दिग अनुपात, हो गया दिग अनुपात, ठीक है। अब मैं बोलूं कि दिग कोसाइन बताओ, तो यहां आप बोलोगे सर अब बताते हैं हम दिग कोसाइन। दिग कोसाइन का मतलब क्या है, याद आया? दिग कोसाइन का मतलब यह है कि सर हमको बताना है, क्या बताना है, एल का मान बताना है। एल बताओ क्या होगा, एल होगा सर ए अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फॉर्मूला याद होगा तो करेगा, ये एल का मान। अब यहां से देखो ए बताओ, यहां से ए कौन है, तो आप बोलोगे सर 3, ये लिखा 3 अपॉन में इसका परिमाण, परिमाण कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए कौन है 3 का स्क्वायर, प्लस बी कौन है 2 का स्क्वायर, प्लस सी कौन है 6 का स्क्वायर। तो लास्ट में हमारे पास में ये आया 3 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। ये हो गया 49, 49 का कितना होता है 7, ये हो गया 7, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। एक स्टेप और लिखो तो लिख लो आप, ये आएगा 49, क्योंकि 6 का 36, 2 का 4 और 3 का 9, 9 और ये हो गया 40, 40 से 9 49, ठीक है। अब आंसर आया 3/7, ठीक है। अब यहां से देखो एल, एम का मान फॉर्मूला ए नहीं बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल में है हमारे पास में कितना, बी का मान कितना सर 2, और अपॉन बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 7 आएगा। और उसी प्रकार एल, एम और एन का मान सी अपॉन में कौन आएगा, सी। बताओ सी कौन है 6, तो 6/7। यहां तक आपके समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहां तक मेरे हिसाब से इसी ये पूरा का पूरा आपका लेक्चर, आज का कॉन्सेप्ट है वो कैसे आपके समझ में आया है, वो लास्ट में कमेंट करके जाना, क्योंकि आज आपको खुशी मिलेगी बहुत बढ़िया। और ये है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कर आगे वाली जो हमारी जो आएगी क्लास उसमें हम करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आज का हमने दिग अनुपात, दिग कोसाइन, ये चीजें हमने पढ़ी थी भाई। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाना। और रोज 5 बजे देखना भूलना नहीं है। रोज 5 बजे 12th क्लास मैथमेटिक्स की क्लास यहां से अपलोड कर दिया जाएगा और आप संपूर्ण क्लासें पूरी की पूरी देखना। यदि कोई बच्चा इस क्लास को देखा है, पीछे वाली नहीं देखा है, तो पीछे वाली क्लासों को देख के पहले आना है भाई, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन वाला बटन दबाना। धन्यवाद।